नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप बोले, अब किसी की मदद नहीं करेगा अमेरिका। ईरान के हथियार डिपो पर भीषण एयर स्ट्राइक। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव से भारत समेत दुनिया भर में इंटरनेट ठप होने का खतरा। इसराइल फिलिस्तीनी अपराधियों को 90 दिन में फांसी देगा। संसद में कानून पारित। पाकिस्तान में 15 आतंकी संगठन सक्रिय। भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा। पीएम मोदी बोले, ईंधन संकट की अफवाह फैलाकर अव्यवस्था पैदा कर रही कांग्रेस। देश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। अब खबरें विस्तार से। लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा संकट को लेकर बेहद कड़ा और तोड़ बयान जारी किया है। ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिका अब दुनिया के अन्य देशों की मदद के लिए आगे नहीं आएगा और हर देश को अपने हालात खुद संभालने होंगे। विशेष रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट से ईंधन की आपूर्ति को लेकर उन्होंने ब्रिटेन जैसे देशों को नसीहत दी है कि यदि वे वहां से तेल नहीं ला पा रहे हैं तो उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए। ट्रंप ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अन्य देश खुद हिम्मत दिखाएं और हॉर्मुज जाकर अपना तेल ले ले, क्योंकि अमेरिका अब उनकी सुरक्षा के लिए तैनात नहीं होगा। इस कूटनीतिक तल्खी के बीच अमेरिका ने ईरान के इस्पाहान शहर में स्थित एक विशाल हथियार डिपो पर भीषण एयर स्ट्राइक की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार सोमवार रात हुए इस हमले में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे भूमिगत ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान काफी कमजोर हो चुका है और अमेरिका ने अपना सबसे कठिन काम पूरा कर लिया है। इस्पाहान में हुए हमलों में वीडियो खुद राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर साझा किए हैं, जो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की ओर इशारा कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में गहराते हुए युद्ध के बाद अब दुनिया पर एक अभूतपूर्व डिजिटल ब्लैकआउट का साया मंडरा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो अब तक केवल कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए वैश्विक लाइफलाइन माना जाता था, अब एक बड़ा डिजिटल चोक पॉइंट बनकर उभर रहा है। दरअसल दुनिया का लगभग 97% डेटा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ट्रांसफर होता है और भारत को यूरोप और अमेरिका से जोड़ने वाले मुख्य केबल सिस्टम इसी युद्धग्रस्त अक्षेत्र के नीचे से गुजरते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष में अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचता है तो भारत के 23.48 लाख करोड़ रुपए के विशाल आईटी सेक्टर पर सीधा प्रहार होगा। डेटा ट्रांजैक्शन धीमा होने से बैंकिंग, शेयर बाजार और क्लाउड सर्विसेज बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। हालांकि इंटरनेट को रीरूट किया जा सकता है, लेकिन वैकल्पिक रास्तों पर बोझ बढ़ने से इंटरनेट की स्पीड में भारी गिरावट और लेटेंसी बढ़ने का जोखिम है। वर्तमान भू राजनीतिक तनाव अब केवल ईंधन की कीमतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव को हिला सकता है। इजराइल की संसद ने ऐतिहासिक और विवादित कदम उठाते हुए सोमवार को वो कानून पारित कर दिया जिसके तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल फिलिस्तीनियों को मौत की सजा दी जा सकेगी। इस नए कानून की सबसे कठोर शर्त यह है कि दोषी को अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा और सजा सुनाए जाने के 90 दिन के भीतर उसे फांसी दे दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर द्वारा पेश किए गए इस बिल के पास होते ही सदन में सांसदों ने शैंपेन की बोतलें खोलकर और तालियां बजाकर इसका जश्न मनाया। ये कानून मुख्य रूप से वेस्ट बैंक के उन फिलिस्तीनियों पर लागू होगा जो इजरायली नागरिकों की हत्या या राष्ट्रवादी हमलों के दोषी पाए जाएंगे। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने इसे नस्लीय भेदभाव और प्रतिशोध की नीति करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। विपक्ष का तर्क है कि एक ही क्षेत्र में इजरायली, यहूदी और फिलिस्तीनियों के लिए अलग अलग कानून होना न्याय संगत नहीं है। इजराइल के इतिहास में 1962 के बाद ये पहली बार है जब मौत की सजा को लेकर इतना कड़ा प्रावधान वापस लाया गया है। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की नवीनतम रिपोर्ट ने पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी दावों की पोल खोलकर रख दी है। 25 मार्च को जारी इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की धरती पर अभी भी कम से कम 15 बड़े आतंकवादी संगठन सक्रिय है, जिनमें से अधिकांश का मुख्य लक्ष्य
भारत और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर को निशाना बनाना है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक गुटों की मौजूदगी ये दर्शाती है कि पाकिस्तान का 2014 का नेशनल एक्शन प्लान जमीन पर प्रभावी साबित नहीं हुआ है। अमेरिका ने इसमें से कई संगठनों को विदेशी आतंकी गुट घोषित कर रखा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक और प्रमुख खबर अमेरिका की सेकेंड लेडी उषा वेंस को लेकर आई है। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने पति और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ अपने संबंधों और वैचारिक मतभेदों पर खुलकर बात की। उषा वेंस ने बताया कि हालांकि वे हर मुद्दे पर एक मत नहीं होते, लेकिन वह अपने पति के लिए एक भरोसेमंद सलाहकार की भूमिका निभाती है। उन्होंने साफ किया कि उनकी कोई आधिकारिक राजनीतिक भूमिका नहीं है, परंतु व्यक्तिगत और संवेदनशील विषयों पर वे जेडी वेंस का मार्गदर्शन और सहयोग कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के वावथराड में 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए दुनिया भर में ईंधन की किल्लत के बावजूद भारत की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पीएम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए पेट्रोल पंपों पर भीड़ जुटाकर अव्यवस्था फैलाने और जनता के बीच अफवाहें फैलाने की साजिश रच रहे हैं। विकास कार्यों की कड़ी में पीएम ने सांसद के केयांस सेमीकॉन के आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बनेगा। उस प्लांट में बनने वाले एडवांस्ड पावर मॉड्यूल की सप्लाई कैलिफोर्निया की दिग्गज कंपनियों को की जाएगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।